नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। और बजट के पहले ये बेहद खास पेशकश हम आपके लिए लेकर के आए हैं नीलेश शाह के साथ, जो कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी हैं। नीलेश भाई हमको हर बजट में गाइड करते हैं और कुछ ऐसे आइडियाज बताते हैं जो दरअसल बजट में हो जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जिसको ट्रांसफॉर्मेशनल कदम कहे जाएं वो क्या हो सकते हैं इस बजट में, या क्या सुझाव हमारी तरफ से हो सकते हैं, ये बताने की कोशिश। नीलेश भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो यही है कि मिडिल क्लास को लगता है कि उसके ऊपर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ हम समझते हैं कि टैक्स का रेट कम किया जाए और दायरा बढ़ाया जाए। आपको इसमें क्या गुंजाइश लगती है और सरकार को क्या करना चाहिए कि मुझ पर तो टैक्स का बोझ कम हो लेकिन टैक्स का दायरा जरूर बढ़े? इसके लिए हमें अफ्रीकन देशों का साथ छोड़ के एशियन देशों की पंगत में आना होगा। आज हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो 10% के आसपास है। अगर सैलरीड क्लास को छोड़ दे, जिनका टैक्स सोर्स के ऊपर कट जाता है, तो बाकी जो क्लासेस है, बिजनेसमैन हो, ट्रेडर्स हो, वो शायद उतना टैक्स नहीं भर रहे हैं जितना उनको भरना चाहिए। और उस वजह से हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो अफ्रीकन देशों के साथ में है और थाईलैंड और फिलीपींस जैसे कंट्रीज भी हमसे बहुत आगे हैं। हमें किसी तरह से ये टैक्स का दायरा बढ़ाना है। एक है कि सरकार लोगों के जो ट्रांजैक्शन होते हैं म्यूचुअल फंड निवेश के, गाड़ी खरीदने के, रियल एस्टेट खरीदने के, उसकी डिटेल्स जमा करती है। अब उस डिटेल्स को अगर ढंग से एनालाइज किया जाए तो हम इस टैक्स के दायरे को काफी बढ़ा पाएंगे। पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 12 लाख से नए टैक्स असेसी इस डिटेल्स को यूज करके हमने जमा किए हैं। बट मेरे हिसाब से ये नंबर शायद 1 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है अगर हम उस डेटा को ढंग से यूज करें। दूसरी चीज है कि बाहर की दुनिया में एस्टेट ड्यूटी एक एक्सेप्टेबल टैक्स है। हमारे वहां पे उसे कई सालों पहले अबॉलिश किया गया है जी। ये जरूरी है कि बहुत धनिक लोग जो हैं उनके ऊपर एस्टेट टैक्स लगाया जाए। तीसरी चीज जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए हम कर सकते हैं वो ये है कि आज हमारी इनकम टैक्स की पूरी फौज है, एक्साइज की फौज है, सर्विस टैक्स की फौज है, वो लिटिगेशन में उलझी हुई है। टैक्स बहुत सारा डिस्प्यूट हो जाता है और फिर लंबी अवधि के लिए वो चलता रहता है। तो हमें एक टैक्स सेटलमेंट स्कीम लानी चाहिए जिस वजह से ये डिस्प्यूटेड टैक्स में सेटलमेंट हो सके जी। अगर हम देखें तो हमारे जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो लिटिगेशन में काफी समय उलझा रहे हैं। वो क्लेम करते हैं, असेसिस उसको डिस्प्यूट करते हैं और फिर लंबे समय तक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में ये उलझा रहता है जी। हमें एक टैक्स सेटलमेंट स्कीम लानी चाहिए जिस वजह से असेसिस अपने टैक्स को सेटल कर सके और ये जो फौज है अपनी टैक्स कलेक्टर्स की, उसे हम कंप्लायंस के ऊपर लगा दें। टैक्स लिटिगेशन से कंप्लायंस के ऊपर ध्यान दीजिए। लोगों के पास से जो डेटा है उसको एनालाइज करके नेट को वाइडन कीजिए और कुछ इस तरह के टैक्स लेके आइए जैसे एस्टेट ड्यूटी है। बिल्कुल। एक चीज और भी हमने देखी है कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस की जो डेफिनेशन है वो हमारी काफी लिबरलाइज्ड है। आप बाहर के देश में आधा समय गुजारिए, हिंदुस्तान में आधा समय गुजारिए और फिर बाहर के इनकम के ऊपर आप यहाँ पे टैक्स मत भरिए जी। अगर हम इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आए जैसे 90 दिन के आसपास, तो कुछ कलेक्शन हम एनआरआईज के पास से भी कर पाएंगे। ये सारी चीजें मिला के हम टैक्स को बढ़ा सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग सुझाव है आपके। दूसरा देखिए, टैक्स के अलावा चूंकि सरकार को हाई ग्रोथ अगर हासिल करना है तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए देश के विकास के लिए। टैक्स के अलावा पैसे लाने के वो तरीके क्या हो सकते हैं? हम तो कहते हैं कि भारत के पास बहुत सारा एसेट है, उसको मोनेटाइज करिए, लेकिन ये इसको सुनते हुए बड़ा ये लोग कॉशियस रहते हैं। क्या करना चाहिए? डेफिनेटली आज गवर्नमेंट के पास टैक्स के अलावा भी पैसे रेज करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है आप पीएसयू डाइवेस्टमेंट को फास्ट ट्रैक के ऊपर लेके आइए। इसमें प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं उनकी मदद लीजिए, उनको टारगेट दीजिए कि भाई इन कंपनीज को आप सही तरीके से डाइवेस्ट करके दिखाएं। सेकंड चीज है कि हम मार्केट डाइवेस्टमेंट के छोड़ के स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दें। एंड हमने देखा है
कि स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट जब हमने किया, चाहे हिंदुस्तान जिंक का हो, चाहे मारुति उद्योग का हो, तो प्राइवेट सेक्टर ने उसमें कहीं ज्यादा वैल्यू क्रिएशन की है। हिंदुस्तान जिंक 350 करोड़ रुपए में 50% हमने माल बेचा था। आज उस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट 2000 करोड़ से ज्यादा है। तो इस तरह से स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करके हम जो असेट्स ब्लॉक हो चुकी हैं उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, इकोनॉमी में ग्रोथ ले पाएंगे और गवर्नमेंट को अच्छा पैसा लेके आएंगे। नीलेश भाई, ब्लैक मनी पर चूंकि बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, हम समझते हैं कि डोमेस्टिक सेक्टर में भी बहुत ज्यादा काला धन है, उसको कैसे बाहर निकालें? डेफिनेटली ब्लैक मनी सबसे ज्यादा गोल्ड और रियल एस्टेट में रहता है। सारे गोल्ड ज्वेलर्स अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं सेल्स का, उस रिकॉर्डिंग को पकड़िए, देखिए किसने कैश देके गोल्ड खरीदा है और उनको इनकम टैक्स की नेट में लेके आइए। रियल एस्टेट में लोग काफी अंडर वैल्यूएशन करते हैं। एक प्राइवेट एजेंसी को ये अधिकार दीजिए कि ये अंडर वैल्यूड एसेट्स खरीदे और फिर उसको मोनेटाइज करें, और जितना प्रॉफिट बनेगा उसमें से उसको शेयर दे दीजिए, ताकि उनकी कोशिश यही रहे कि सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी खरीदे और सबसे अच्छे भाव में बेचें। तो ये 2 स्टेप लेके हम रियल एस्टेट और गोल्ड में जो काला धन है उसको नॉर्मल इकोनॉमी में लेके आने में सफल हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सुझाव है आपका। दूसरा सवाल जिस पर बड़ी चर्चा हुई ब्लैक मनी की, और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल साथ में जोड़ूंगा मैं, वो है कि पॉलिटिकल क्लास को बड़ी परेशानी होती है जैसे ही हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर को टैक्स कर दो। उनको लगता है कि मुंबई में बैठ करके हम लोग कुछ बड़ी उल्टी सी बात करते हैं। मेरा कहना है कि जेन्युइन किसानों को छोड़ते हुए, एक आय तक को छोड़ते हुए, ऊपर जो लोग ज्यादा मिसयूज करने वाले बहुत बड़े लोग हैं, उनको कैसे टैक्स के दायरे में लाया जाए जो खेती और किसानी का मिसयूज करते हैं? आई थिंक अगर हम फार्मर्स को देखें तो जब आचार्य विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट की थी तो लोगों ने अपनी जमीनें दी थी। कम लोगों ने दी, बट लोगों ने दी थी। अगर हम एलपीजी सब्सिडी को देखें तो 45 लाख भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एलपीजी सब्सिडी वापस गवर्नमेंट को सरेंडर कर दी है। तो मेरी राय ये है कि अगर हम इतिहास को देखें तो अच्छे कॉज के लिए भारतीयों ने हमेशा सेक्रीफाइस किया है। तो अगर सरकार रिच एग्रीकल्चर फार्मर के ऊपर टैक्स लगाती है तो मेरे हिसाब से उनको कोई आपत्ति नहीं होगी, वो भी भारत के विकास में कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी रहेंगे। जहां पर हम भारतीयों का स्वामित्व हो सकता है हमारी कंपनियों पर, वो हम कैसे एफडीआई और एफआईआई के जरिए बढ़ने दे रहे हैं। और अभी मैंने एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा देखा, वो ये कि पिछले 10 साल में एफआईआई के जरिए $303 बिलियन हिंदुस्तान में आए, पब्लिक डेटा है, और उसके सामने हमने $270 बिलियन का सोना खरीदा। या तो बचत को सीधे डाला या शेयर बेच करके सोना खरीदा, यानी कि हम अपना पैसा उनको वापस दे रहे हैं जिससे वो शेयर खरीद रहे हैं। ये कहना सही है? बिल्कुल सही है संजय जी। हमें एफआईआई का पैसा चाहिए, एफडीआई का पैसा चाहिए। ये पैसा हमारे सेविंग्स के साथ ऑगमेंट होंगे तो भारत के ग्रोथ को, विकास को और तेजी पड़ेगी। बट अगर हम अपना पैसा सोने में लगाए और अपने शेयर्स एफआईआई और एफडीआई को दे दें तो ये गलत बात है। हमने 1994 में एफआईआई को भारत में निवेश करने की अनुमति दी। आज तकरीबन 21 साल हुए हैं, उनके पास भारत की टॉप 200 कंपनीज में 25% से ज्यादा ओनरशिप हो गई है। एफडीआई की ओनरशिप लिस्टेड कंपनीज में तकरीबन 9% के आसपास है। तो आज 34% ऑफ इंडिया ऑलरेडी फॉरेनर्स के आधिपत्य में है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा, हम अपना पैसा सोने में लगाते रहे, तो किसी समय में 51% ऑफ लिस्टेड कंपनीज फॉरेन ओनरशिप में आ जाएगी। उस वक्त हमारे पास अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को जारी रखने का, अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बेनिफिट हमारे निवेशकों को मिले, उसमें नुकसान हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और जो लोग आजकल दरअसल राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद की बहुत ज्यादा बात करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम हिंदुस्तानियों की
हमारी संपदा पर मिल्कियत बढ़ी भी रहे, हमारा स्वामित्व बढ़ा रहे और ज्यादा कमाई हम कर सकें, हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में सोने को ला सकें, ये वास्तविक राष्ट्रभक्ति होगी। तो जब आर्थिक भारत की हम बात करते हैं तो उसमें भी अगर पैट्रियोटिज्म का एक नया मेजरमेंट लगाया जाए तो पता लगेगा कि बहुत काम करने की जरूरत है। नीलेश भाई, एक मुद्दा हम लोगों ने कई बार उठाया, वो था गोल्ड मोनेटाइजेशन का। सरकार ने कोशिश भी की लेकिन वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप जो लगातार इस बात को आर्ग्यू करते हैं कि अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लाएं, फाइनेंशियल मार्केट्स में लाएं, तो ये कैसे होगा? ये अभी तक तो इस स्कीम को करीब करीब हम विफल कहें कि नहीं कहें? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एक पुल फैक्टर है, बट किसी भी चीज को सक्सेस करने के लिए हमें पुल और पुश दोनों करना जरूरी है। पहले मैं सोने के लिए कहना चाहूंगा कि आज तकरीबन अगर हम छोटा सा एस्टिमेट ले, कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले, तो $1 ट्रिलियन की वैल्यू के बराबर भारत का, भारतीयों का निवेश सोने में हुआ है। अगर यही पैसा हमने स्कूल्स बनाने में, अस्पताल बनाने में, रोड्स बनाने में लगाया होता तो हो सकता है कि भारत की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी होती। एंड मैं ये थंब रूल ले रहा हूं, आज भारत की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन है। अगर यही $1 ट्रिलियन का सोना हमने इन्वेस्टमेंट किया होता फाइनेंशियल एसेट्स में, तो 2 की जगह पे $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती। सोने में निवेश करके हमने ऑलमोस्ट आज का 50% भारत खो दिया है। ये गलती हमें आगे दोहरानी नहीं चाहिए। एंड उसके लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बहुत ही अच्छी है। इसमें जो ब्याज मिलेगा निवेशकों को वो भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल। बट हमें इसके लिए एक पुल फैक्टर खड़ा करना चाहिए और उसके लिए अगर सरकार गोल्ड होल्डिंग के ऊपर 2 या 3% वेल्थ टैक्स लगा दे और ये वेल्थ टैक्स मंदिरों और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जिनके पास सोना है उसके ऊपर भी लगा दे और उनको कहे कि अगर आप गोल्ड मोनेटाइजेशन में वो सोना देते हैं तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है जी, तो मेरे हिसाब से एक पुल फैक्टर खड़ा हो जाएगा। लोग अपने सोने को ज्वेलरी में, बिस्किट्स में या वॉल्ट में रखने की जगह पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में डालेंगे, वेल्थ टैक्स की उनको बचत होगी और सरकार को जो सोना मिलेगा उसी को डोमेस्टिकली साइकिल करके अपना जो पैसा बाहर सोने के निवेश में चला जाता है उसको रोक पाएंगे। भारत के विकास को एफआईआई और एफडीआई का पैसा और डोमेस्टिक सेविंग का पैसा दोनों मिलेंगे। बिल्कुल। सोने के साथ हमारा व्यवहार क्या रहेगा, गोल्ड के साथ, ये बहुत बड़ी चीज है और ये तय करेगा कि दरअसल हम भारत को मजबूत बनाने के लिए एक सरकार और एक नागरिक के रूप में अपना मूल संस्कार और अपनी मूल आदत बदलने को तैयार हैं कि नहीं। एक मोटी समझ हमारी ये है इकोनॉमी की कि घर में जो पैसा आपका मेरे हाथ, मेरा आपके हाथ हो रहा है वो तो हमारा पैसा है। कमाई बढ़ानी है, खुशहाली बढ़ानी है तो हमको बाहर से कुछ बेच करके पैसा लेके आना और विदेश से कमाई यहां लेकर के आनी है, यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ाना है। अभी एक्सपोर्ट की जो हालत है उसको देखते हुए भारत के पास क्या कोई बड़े बिग टिकट ट्रांसफॉर्मेशनल आइडिया हो सकते हैं कि हम बाहर वालों से पैसा कमाएं तो समृद्ध होंगे ना? हमें देखना चाहिए कि ऐसा हमने इतिहास में क्या किया है जिस वजह से हमारे ये टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। मुझे याद है 1960-70 में सारी हिंदी फिल्म में विलन हमेशा ब्लैक मार्केटियर होता था, आजकल टेररिस्ट होते हैं। कुछ हमने ऐसा किया कि जिस वजह से जो देश रोज PL 480 के नीचे एक रेड बिट का शिप लेता था, इंपोर्ट करता था, वो आज आत्मनिर्भर हो गया है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत हुआ। उसी तरह अगर हम देखें तो मिल्क रिवॉल्यूशन इंडिया में हुआ है। हम 60-70 के दायके में दूध के पाउडर इंपोर्ट करते थे, आज विश्व के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर बन गए हैं। आज हॉर्टिकल्चर में भी हम उस मकाम पे पहुंचे हैं कि विश्व के सबसे बड़े उत्पादक बन सकते हैं। तो कुछ तो इस कंट्री ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन और हॉर्टिकल्चर रिवॉल्यूशन में सही किया है, जिस वजह से हम दुनिया के सर्वाधिक प्रोड्यूसर बने हैं। ऐसा ही फोकस हमें एक्सपोर्ट्स के लिए लाना है। हमें कुछ इंडस्ट्री को पकड़ना पड़ेगा, लेट्स सी टेक्सटाइल्स या गारमेंट फैक्ट्रीज को।
हम कॉटन बनाते हैं, स्पिनिंग करते हैं, यार्न बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, पर उस फैब्रिक से गारमेंट बना के हम बाहर बेच नहीं पा रहे हैं। हमें इस क्षेत्र के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जिस तरह से आज $18 बिलियन के जो रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो बढ़ के चाइना के लेवल पे $350 बिलियन तक पहुंच पाए। आज चाइना का सिर्फ रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट हमारे टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। ये हमें फोकस करके, अटेंशन करके उसे लाना पड़ेगा। चाइना का पूरा रेडीमेड का एक्सपोर्ट भारत के टोटल टेक्सटाइल, भारत के पूरे एक्सपोर्ट से ज्यादा है, आप ये कह रहे हैं। और एक आंकड़ा और, पूरे एक्सपोर्ट से एक आंकड़ा और है जो अंदर की बात है, वो ये है कि चाइना का सिर्फ चड्डी बनियान का एक्सपोर्ट जो है चाइना से दूसरे देशों को, वो भारत के पूरे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के बराबर है। सही है? एब्सोल्युटली। अगर आप चाइना में देखें तो वहां पे कई फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ लेफ्ट साइड के जूते मोजे बनाती है, सॉक्स बनाती है, और दूसरी फैक्ट्रीज है जो राइट साइड के बनाती है। उस वजह से उनकी वेस्टेज काफी कम हो जाती है और उस तरह से वो लोग जाके मार्केट कैप्चर कर पा रहे हैं। हमें भी उसी तरह का फोकस, उसी तरह का अटेंशन लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, क्योंकि सरकार के सामने सबसे बड़ी बात होती है कि फिस्कल अनुशासन न टूटे, तो इस बार हम जो बात कर रहे हैं लगातार एक ही बात हो रही है कि फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जो वादा किया है उसको पूरा करना चाहिए। क्या गुंजाइश होगी कि उसको भी पूरा करें और ग्रोथ के लिए बहुत सारा पैसा निकाल के ले आएं? तो टैक्स के अलावा आपको क्या लगता है कि सरकार के पास एक बिग आइडिया जो एक्चुअली ये करने जा रहे हैं, तो हमारे सुझाव हैं, ये जो करने जा रहे हैं, अगर मैं कहूं ये अनुमान लगाएं तो आप क्या कहेंगे फिस्कल डेफिसिट के नंबर को मैनेज करने के लिए? जो फिस्कल रोड मैप हमने ले किया है उसे डेट इन्वेस्टर्स, रेटिंग एजेंसीज और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है, ट्रस्ट मिला है। तो हमें उस ट्रस्ट को जायज नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के पास चुनौती है कि उन्होंने कुछ कमिटेड एक्सपेंडिचर है, 1 रैंक 1 पेंशन का, 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन का, और कुछ जरूरत है इकोनॉमी की कि उन्हें निवेश करना है रोड सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में। सो अब हमारे पास उपाय है कि हम किस तरह से पैसा जुटाएं जिस तरह से ये सारे कमिटेड एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिले और हम फिस्कल डेफिसिट टारगेट को भी अटेंड करें। जी। इसका सबसे आसान उपाय है कि गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को मोनेटाइज करे, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, जो उनके निवेश है हिंदुस्तान जिंक, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, आईटीसी टाइप की कंपनीज में, उसमें भी कुछ डाइवेस्टमेंट करे। और ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है अपनी एसेट्स को मोनेटाइज करने का, उस एसेट्स को मोनेटाइज करके वो इस एक्सपेंडिचर्स को फंड करे, उस वजह से इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिलेगी और मार्केट को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल। तो भारतीय संपदा का भारतीय स्वामित्व बढ़ाते हुए बहुत कुछ एसेट मोनेटाइज किया जा सकता है, ये एक नीलेश भाई का सुझाव है। जनरली वेल्थ टैक्स लगना चाहिए, गोल्ड पर तो खास तौर पर लगना चाहिए। टैक्स दायरे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है सरकार के सामने। हम आशा करते हैं कि हमारे कुछ ये जो सुझाव हैं या अनुमान हैं ये बजट में दिखलाई पड़ेंगे। और बजट के दिन बजट को बहुत अच्छे से समझना हो तो सीएनबीसी आवाज के साथ बने रहिएगा, जिसमें हमारे साथ समझाने में नीलेश शाह भी शामिल रहेंगे। नीलेश भाई, इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।